Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Section 3 of भारतीय न्याय संहिता 2023. ये जो Section 3 है, ये इस चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय न्याय संहिता, उसका लास्ट सेक्शन है. तो सेक्शन 3 जो है वो बताता है कि जितने भी भारतीय न्याय संहिता में एक्सेप्शंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, उनके बारे में क्या प्रोविज़न होगा. सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी प्रोविज़न इस भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं वो किसके तहत माने जाएंगे? वो जनरल एक्सेप्शन, साधारण जो अपवाद दिया गया है. और ये कौन सा चैप्टर है इस भारतीय न्याय संहिता में? चैप्टर 3. चैप्टर 3 में साधारण अपवाद दिए गए हैं. उन अपवादों के तहत आप बचाव ले सकते हैं कि कोई भी अगर एक्ट आपने किया है तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा. और ये सेक्शन 14 टू सेक्शन 44 गिवन है. इसी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 14 से 44 तक ये दिए गए हैं. और यहाँ लिखा गया है कि ईच एंड एवरी प्रोविज़न, कि जितने भी प्रोविज़न हैं, जितने भी उसमें एक्सप्लेनेशंस हैं, वो सब किसके तहत आएंगे? वो इन जनरल एक्सेप्शन के तहत आएंगे. क्योंकि हर जगह तो इस जो ये अपवाद हैं इनको नहीं लिख सकते थे. हर सेक्शन के नीचे इन अपवादों को लिखने की बजाय इन्होंने यहीं पर सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में मेंशन कर दिया कि जनरल एक्सेप्शंस जो है वो चैप्टर हम सभी जितने भी अदर जो चैप्टर्स हैं उन पर लागू होगा. तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि 7 साल का जो बच्चा है, 7 इयर्स का जो बच्चा है, वो कभी भी अपराध नहीं करता है. अपराध कर सकता है बट उसको कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा. उसको कभी भी पनिश नहीं किया जाएगा. ये हमारा अपवाद में आता है और ये न्याय संहिता इसी अपवाद को बताती है. सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है वो पुलिस ऑफिसर का दिया है कि पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट करती है तो वो अपने अगर सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर मानते हुए किसी को अरेस्ट कर रही है तो और गुड फेथ में वो वर्क हो रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो किसी और को अरेस्ट कर लेती है तो उसे भी पनिश नहीं किया जाएगा. ये दो उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इस सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंडर. नेक्स्ट जो है सेक्शन 3 क्लॉज 2, ये किसकी बात करता है? एक्सप्लेनेशंस की बात करता है. एक्सप्लेन कि कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इन्होंने एक्सप्लेन की हैं. कहाँ एक्सप्लेन की हैं? ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता, कि हर जो ये संहिता है इसके पार्ट्स में जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है. तो उनका मीनिंग हम उसी पार्ट के अकॉर्डिंग उसको लेंगे, न कि उस एक्सप्लेनेशन का मीनिंग हम होल संहिता के लिए लेंगे. कि जिस पार्ट के अंडर में उसको एक्सप्लेन किया गया है उस टर्म को, उस एक्सप्लेनेशन को, उस वर्ड को, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है उसका अर्थ, जो उसका मीनिंग जो है, हम उसी प्रोविज़न के लिए लेंगे. ओनली फॉर दैट प्रोविज़न, उसी प्रोविज़न के लिए लेंगे. नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 3 क्लॉज 3. ये क्या कहता है कि प्रॉपर्टी अगर पोजीशन में है, किसके पोजीशन में? किसी भी सर्वेंट के पोजीशन में है, किसी भी स्पाउस के पोजीशन में है, या क्लर्क के पोजीशन में है. यानी कि अगर पत्नी के कब्जे में है और या फिर किसी उसके सर्वेंट के कब्जे में है या फिर किसी क्लर्क के कब्जे में है, तो ये माना जाएगा कि वो संपत्ति, इट मीन्स उसका क्या मीनिंग निकाला जाएगा कि वो संपत्ति किसके कब्जे में है? उस पर्सन के कब्जे में है जिसके बिहाफ पे किसी भी सर्वेंट ने, किसी भी क्लर्क ने उस प्रॉपर्टी को पजेस किया हुआ है. ऑनर कोई और है और पोजीशन किसको दिया हुआ है? थोड़े टाइम पीरियड के लिए भी अगर पोजीशन दिया है, टेम्परेरी पोजीशन भी दिया है, तो उसको, उस कब्जे को भी हम क्या मानेंगे? कब्जा मानेंगे. और वो जो कब्जा दिया है तो इट मीन्स उसका मतलब क्या होगा कि अगर वो किसी स्पाउस होता है, पति या पत्नी, उनके कब्जे में है या फिर क्लर्क के कब्जे में है या सर्वेंट के कब्जे में है. क्योंकि अगर कोई पर्सन कहीं जाता है तो संपत्ति को कहीं उठाकर तो लेकर नहीं जाएगा, तो संपत्ति वहीं रहती है. जैसे घर है, आपकी गाड़ी है, और चीज़ें हैं, मे भी वो किसी को कब्जा देकर जाता है जो पर्सन बाहर जा रहा है, तो उन संपत्ति का कब्जा जो है ये माना जाएगा कि वो जो पोजीशन है वो मालिक का पोजीशन ही माना जाएगा. उस पर्सन का, जो पर्सन कब्जा देकर गया है, उसी का कब्जा माना जाएगा. चाहे फिजिकली उसने कब्जा नहीं किया हुआ हो, फिर भी उसी पर्सन का कब्जा माना जाएगा जो कब्जा देकर गया है. नेक्स्ट जो है वो कहता है, इसका सेक्शन 3 का क्लोज 4, वो कहता है कि इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. जो एक्ट है, एक्ट में क्या इंक्लूड है? इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड है. एक्ट में
इलीगल ओमिशन भी आ जाएगा। और ये एक्ट और इलीगल ओमिशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कि कार्य में क्या इंक्लूड है, आपका लोप भी इंक्लूड है। और लोप कैसा होना चाहिए, लोप हमेशा इलीगल होना चाहिए। लोप हमेशा कैसा होना चाहिए, विधि विरुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 3 क्लॉज 5 ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है। पुरानी आईपीसी में ये सेक्शन 34 था। और कॉमन इंटेंशन क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड, कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति सेवरल पर्सन्स मीटिंग ऑफ माइंड करके वो क्या करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए, इफ द एक्ट इज डन, अगर वो कार्य कर दिया जाता है उसके लिए वो एग्री होते हैं आपस में, कोई मीटिंग ऑफ माइंड करते हैं कि उस कार्य को करने के लिए, और वो कार्य वो कर देते हैं, तो उनमें से हर एक पर्सन जो है वो गिल्टी माना जाएगा उस अपराध के लिए। वो ये डिफेंस नहीं ले सकता है कि मेरा रोल इतना था, मेरा रोल केवल गेट पर खड़े होने का था, मेरा रोल केवल ये चेक करना था कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता अगर उनके पहले से मीटिंग ऑफ माइंड हुआ है। तो अगर मान लो ए और बी और सी किसी का मर्डर करने के लिए रेडी होते हैं और वो उसके मर्डर के लिए अपना अलग अलग रोल अगर करते हैं, तो वो अगर उनका मीटिंग ऑफ माइंड पहले से ही है तो उनको पनिश किया जाएगा, सभी को, ए को भी मर्डर के लिए, बी को भी और सी को भी, सभी को मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। तो ये कॉमन इंटेंशन कहलाती है। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 क्या कहता है, इफ एन एक्ट इज क्रिमिनल बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इंटेंशन, ये जो है ये इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्लॉज 6 क्लॉज 5 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। कैसे, क्योंकि ये भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो बट उसमें पर्टिकुलर इंटेंशन की नीड है और उसमें नॉलेज की नीड है, उसमें आशय की जरूरत है और उसमें आपका ज्ञान जो है वो होना चाहिए। अगर वो ज्वाइन करते हैं, अगर वो सेवरल पर्सन्स वो ज्वाइन करते हैं, विल बी डीम्ड दैट दे हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, और वो क्राइम कमिट कर देते हैं, तो ये माना जाएगा उनमें से सभी की, ये सभी पर्सन्स की क्या थी, वो नॉलेज थी या वो इंटेंशन था। नेक्स्ट जो है वो है क्लॉज 7। क्लॉज 7 कहते हैं पार्टली एक्ट, कि कोई भी जो ऑफेंस है, अपराध है, वो पार्टली यानी भागता कोई कार्य करके, एंड पार्टली ओमिशन, कोई लोप कारित करके भी क्या किया जा सकता है, कोई अपराध किया जा सकता है, ऑफेंस किया जा सकता है। अगेन एक्ट और ओमिशन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू। एग्जाम्पल पे दिया है इसमें कि बीटिंग प्लस इसमें नॉट गिवन फूड, कि अगर कोई पर्सन ए जो है वो मारता भी है और उसको अधमरा कर देता है, साथ में उसको खाना भी नहीं देता है, और खाना न देने की वजह से, स्टारवेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है, तो ये पार्टली एक्ट किया उसने, बीटिंग का एक्ट किया, और ओमिशन क्या किया, उसकी ड्यूटी थी खाना देना बट वो खाना नहीं देता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपराध कारित हो जाएगा कि उसने मर्डर किया है। नेक्स्ट है क्लॉज 8 की सेवरल एक्ट्स, कि बहुत सारे अगर कार्य हैं और उनसे मिलकर भी ऑफेंस कारित होता है, एक कार्य से भी ऑफेंस हो सकता है और बहुत सारे कार्य करके भी ऑफेंस हो सकता है, अपराध हो सकता है। और उसमें अगर कॉपरेट करता है कोई पर्सन, ये इम्पॉर्टेंट है, कॉपरेशन, अगर कोई पर्सन उसमें कॉपरेट करता है क्या करके उस अपराध को कारित करने में, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, उसका कॉपरेशन क्या था, क्या उनका मीटिंग ऑफ माइंड, क्या पहले से एग्रीमेंट था, तब तो उनकी लाइबिलिटी जो है उस अपराध के लिए हो जाएगी। लेकिन अगर पहले से मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था, पहले से उन दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी, उन्होंने अलग अलग कार्य किया है, तो उसको क्या कहेंगे, फिर उनकी लाइबिलिटी डिफरेंट बनेगी। तो इसमें ए और बी एग्जाम्पल भी, 3 एग्जाम्पल आपकी भारतीय न्याय संहिता में दिए हैं। फर्स्ट ए और बी जो है वो क्या कर रहे हैं, सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन, वो जहर दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं पहले से ही, ए ने थोड़ी उसको डोज दी और बी ने फिर उसको थोड़ी डोज दी, तो उसकी क्या हो गई, मान लो जेड की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो दोनों ही किसके लिए लाइबल होंगे, मर्डर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए और बी जॉइंट जेलर्स हैं, उनकी ड्यूटी क्या है कि खाना देना, प्रॉपरली खाना सप्लाई करना, बट ए अपनी 6 आवर की ड्यूटी में उसको खाना नहीं देता है और बी अपने 6 आवर की ड्यूटी में उसको खाना नहीं देता है। दोनों ने अगर जॉइंटली कॉपरेट करके, उनको पता था पहले से ही कि इसके जेड की हत्या करनी है खाना न देकर, तो क्या होगा, तो दोनों ही मर्डर के लिए लाइबल होंगे। बट थर्ड जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, कि एक जेलर है ए, वो क्या कर रहा है, वो खाना नहीं दे रहा है अपने 6 आवर की ड्यूटी में,
फिर उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उसकी जगह जो है उसका सक्सेसर आता है बी, और बी भी उसको खाना नहीं देता है। ए के साथ उसने कोई जॉइंट कॉपरेशन नहीं किया है, मीन्स उसने कोई उसके साथ पहले से मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ था, वो दोनों मान लो हो सकता है एक दूसरे को न भी जानते हो, बट बी ने भी उसको खाना नहीं दिया, तो इसमें क्या होगा, तो जब ए ने खाना नहीं दिया था तो उसकी हालत कैसी हुई थी, उस जेड की, उसकी अधमरी हालत हुई थी। बट बी ने जब खाना नहीं दिया तो उसका मर्डर हो गया, हत्या हो गई, वो मर गया। तो अब इन दोनों की लाइबिलिटी जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि ए ने जब खाना नहीं दिया था तो वो मरा नहीं था, केवल अधमरा हुआ था, इसलिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हम पनिश करेंगे, और बी जो है उसको हम मर्डर के लिए पनिश करेंगे। तो इन दोनों की यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं इस क्लॉज 8 में। नेक्स्ट जो है क्लॉज 9 है। क्लॉज 9 जो है वो क्लॉज 5 के साथ में रिलेट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबिलिटी ठहराता है सभी की एक जैसी, बट यहाँ पर जो है 9 में वो लाइबिलिटी एक जैसी नहीं भी होगी। कब नहीं होगी, वो सिचुएशंस बताती है कि कब उनकी लाइबिलिटी जो है, सेवरल पर्सन्स अगर एंगेज हो रहे हैं कोई भी कार्य करने में, कोई भी अपराध करने में, तो क्या उनकी जो क्रिमिनल जो एक्ट है, क्या उन सबकी लाइबिलिटी सेम होगी? दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, यस, उनको डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए गिल्टी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है आपके न्याय संहिता में कि अगर जो जेड है उसका मर्डर किया जाता है अंडर प्रोवोकेशन ए द्वारा, ए जो है वो क्या कर रहा है, वो जेड का मर्डर कर रहा है प्रोवोकेशन में, यानी उकसाहट के परिणाम स्वरूप वो क्या कर रहा है, वो मर्डर कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम उसको मर्डर के लिए लाइबल नहीं ठहराएंगे, उसको हम कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल ठहराएंगे। जो अपराध है कल्पेबल होमिसाइड, उसके लिए उसको हम लाइबल ठहराएंगे। बट बी जो है वो इंटेंशनली उसको असिस्ट कर रहा है मारने में, किसको, जेड को मारने में। उसकी इंटेंशन क्या है, इल विल, उसकी जो इंटेंशन है वो क्रिमिनल इंटेंशन है, उसको किलिंग करने की ही इंटेंशन है, और उसको फिर वो उसका मर्डर हो जाता है जेड का। तो यहाँ ए की लाइबिलिटी तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगी क्योंकि वो प्रोवोकेशन में वो एक्ट कर रहा है, बट यहाँ इस बी की लाइबिलिटी मर्डर के लिए होगी क्योंकि वह जो है, बी जो है वो किसके लिए, वो इंटेंशनली उसको मार रहा है, इसलिए उसकी लाइबिलिटी मर्डर के लिए होगी। तो ये कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 में दिया गया है, इसका पनिशमेंट 105 में है, और ये मर्डर जो है सेक्शन 101 में दिया है और इसका पनिशमेंट 103 में दिया गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो 9 क्लॉजेस हैं इस सेक्शन 3 के, ये आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए गए हैं, बस जो पुरानी धाराएं थी 34, 35, 36, 37, 38, वो सारी की सारी पुरानी धाराओं को इन्होंने यहाँ पर क्लॉजेस बना दिए हैं। ये सेक्शन 6 था आपका जो जनरल एक्सेप्शन वाला था, ये सेक्शन 7 था आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला जो सेक्शन था, ये आपका सेक्शन 27 था जो स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट वाला कि उसके मालिक के ही पोजीशन में माना जाएगा। एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन सेक्शन 32 था ये आपका, ये कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34, और नेक्स्ट आपका ये 30 पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज ये सेक्शन 35 था। पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन सेक्शन 36, और ये कोऑपरेट वाला सेक्शन 37, और नेक्स्ट ये आपका सेक्शन 38 था। तो ये अगर आपको पुरानी आईपीसी याद है तो इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब ये क्लॉजेस बनाकर इस सेक्शन 3 में रख दिए गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश की है इजी वे में समझाने की और आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। मेरे नंबर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप व्हाट्सअप करके भी मुझसे कोई हेल्प ले सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल करके भी आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।